हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। पश्चिम बंगाल में इसी महीने होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बड़े नेताओं के दौरे लगातार जारी हैं और इसी लिहाज से आज पश्चिम बंगाल में राजनीति का सुपर संडे है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता के ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में बड़ी रैली करने वाले हैं और इसी रैली में दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के बीजेपी में शामिल होने की संभावना है। मिथुन के अलावा बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली की भी बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ उत्तरी बंगाल में पदयात्रा करेंगी। गैस सिलेंडर की महंगाई को मुद्दा बनाकर सीएम ममता बनर्जी आज सिलीगुड़ी में 4 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगी। ममता का रोड शो उस वक्त होगा जब कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली कर रहे होंगे। ममता का रोड शो तकरीबन 4 किलोमीटर लंबा होगा। ममता अपनी पदयात्रा सिलीगुड़ी के दार्जिलिंग मोड़ से शुरू करके एक चौक पर खत्म करेंगी। लेकिन वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु और केरल के एक दिन के दौरे पर जाएंगे, जहां पर वो बीजेपी के डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत करेंगे। पार्टी ने बयान जारी करके बताया कि अमित शाह तिरुवनंतपुरम में बीजेपी की केरल विजय यात्रा को भी संबोधित करेंगे। और इसके अलावा आपको बता दें कि दोनों राज्यों में लगातार सियासी हलचल चल रही है। कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया जाएगा। वहीं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी आज मेरठ में हैं, लेकिन कांग्रेस का जिस तरह का प्लान इस समय दिखाई दे रहा है उससे लग नहीं रहा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में कुछ हिस्सेदारी देखने को मिलेगी। तो पश्चिम बंगाल की सियासत का सुपर संडे देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज मेगा रैली परेड ग्राउंड में होगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सीएम ममता बनर्जी आज महंगाई के विरोध में 4 किलोमीटर लंबा पैदल मार्च करेंगी। एक तरफ प्रधानमंत्री का मेगा कार्यक्रम होगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सड़क पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी नजर आएंगी। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति का आज सुपर संडे इसीलिए है क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज आज पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेंगे। और आपको यह भी बता दें कि ऐसा दावा किया जाता है कि जिस ब्रिगेड ग्राउंड में आज प्रधानमंत्री मोदी की रैली है, उस ब्रिगेड मैदान में जिस भी पार्टी की रैली होती है बंगाल उसी का हो जाता है। लेकिन आज वही अग्नि परीक्षा बीजेपी के लिए है। पहली बार आज उसी मैदान में प्रधानमंत्री की रैली होने वाली है। इस चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए अब क्या होगा ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन आज सियासत का सुपर संडे देखने को मिल रहा है। लेकिन दूसरी बड़ी बात आपको बता दें कि सितारे आज नजर आएंगे। मिथुन चक्रवर्ती के बीजेपी में शामिल होने की संभावनाएं आज जताई जा रही हैं और संभावना यही है कि आज उसी मंच पर मिथुन चक्रवर्ती अभिनेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अटकलें तेज लगातार सौरभ गांगुली को लेकर भी हो रही हैं कि वो भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी को लेकर अभी तक कोई पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती से कल ही कैलाश विजयवर्गीय की मुलाकात हुई थी। कैलाश विजयवर्गीय ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी कि उनकी मुलाकात मिथुन चक्रवर्ती से हुई है। हालांकि आज वो शामिल होंगे या फिर नहीं, अभी सिर्फ और सिर्फ संभावना है। लेकिन उन्होंने भी अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत करने की बात कही है। अभी तक सौरभ गांगुली की सिर्फ और सिर्फ अटकलें लगाई जा रही थी। और डिबेट में शामिल होने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश उपाध्याय बीजेपी प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर दयाशंकर टीएमसी नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। अवधेश उपाध्याय जी, पहला सवाल मेरा आपसे होगा। एक तरीके से आज सुपर संडे बंगाल की राजनीति में देखने को मिल रहा है। ब्रिगेड मैदान जहां पर प्रधानमंत्री की रैली आज होने वाली है, कहा यह जाता है, दावा यह किया जाता है कि उस मैदान में जिस भी पार्टी की रैली होती है बंगाल उसी का हो जाता है। अजय जी, मैं बताऊं आपको, बंगाल होने की बात तो बंगाल से हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का। क्योंकि देखिए, इस समय यदि आपको कोई रिपोर्टर वहां गया हो, उनसे पता कीजिए, इस समय जो बंगाल की जनता का जो मूड है वो पूरी तरह से परिवर्तन का मूड है और बंगाल में परिवर्तन की लहर चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसका कारण यह है कि देखिए, बंगाल में जो विकास होता था पहले, पूरे विशेष धर्म का विकास हुआ करता था।
ठीक है, जो न्याय प्रक्रिया थी वहां पर वो एक केवल विशेष समुदाय के लिए बनी हुई। तो जनता अब जागरूक है बंगाल की, और बंगाल की जनता ने ये ठान लिया है कि इस बार जो है कमल खिलाना है भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में, और जो खूनी राजनीति बंगाल में चल रही थी उससे उससे छुटकारा पाना है, और उसका नतीजा आपको दिख जाएगा इसके चुनाव में बंगाल के। लेकिन अवधेश उपाध्याय जी, ये आप मत भूलिए कि एक तरफ मेगा शो प्रधानमंत्री का होगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी आज सड़कों पर उतरेंगी। 4 किलोमीटर लंबी पद यात्रा कर रही है वो महंगाई के खिलाफ। अच्छा एक बात बताइए काजल जी, किस लिए उतरेंगी महंगाई के लिए? आज में महंगाई याद आ रही है, ये बताइए। एक आयुष्मान योजना है केंद्र सरकार की, ठीक है, उससे कितने गरीबों को लाभ मिलता है आपको पता होगा, लेकिन यही योजना ममता बनर्जी ने अपने बंगाल में जो गरीब तबके के लोग हैं उन तक नहीं पहुंचे, और वो उनके पता लग रहा है कि हमने कितना बड़ा मतलब नुकसान किया इसने बैठा के सत्ता में ममता बनर्जी को, जो हमें यह सुविधा का मतलब जो सुविधा का जो शुल्क दे रही है, तो वो जानती नहीं गरीब जनता क्या। एक बार बताइए, 5 लाख तक का बीमा उसमें है, फ्री इलाज है गरीबों का, उस योजना के अंदर क्या नुकसान था ममता बनर्जी को उन्होंने गरीबों तक नहीं दिया। आज ये गरीबों की मछलियां बन रही है महंगाई के लिए, आज वो रोड शो कर रही है। ठीक है, बंगाल की जनता भड़कने वाली नहीं है, न इनके बहकावे में आने वाली। बंगाल की जनता बखूबी जानती है कि कौन हमारा विकास करना चाहता है और कौन हमारा विकास करने नहीं चाहता। ठीक है डॉक्टर दयाशंकर, एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी रैली कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी रैली ना करके पद यात्रा कर रही हैं, क्या मतलब है इसका? देखिए, जब देश को गुमराह करने की कोशिश की जाती है, और पहले तो ये बता देना क्लियर होगा कि ब्रिगेड मैदान को आशीर्वाद प्राप्त है, उसमें किसी भी पार्टी की रैली की जाए वो ऑटोमेटिक भर जाता है, लोग काफी लोग आते हैं और काफी रैलियां उसमें देखने को मिलती है, काफी बार हम लोग भी जा चुके हैं, तो इसमें बड़ा प्रसन्न होने की बात नहीं होती है। मदारी देखने के लिए लोग, दाढ़ी वाले बाबा को देखने को बहुत लोग आते हैं। अब वोट में लोग कितना कन्वर्ट कर सकते हैं, दाढ़ी तो आसाराम बापू भी, राम रहीम भी रखते थे, तो हो सकता है रूप बदलने, देश बदलने की बात करते थे, रूप बदल के चल रहे हैं, तो थोड़ा रूप बदला हुआ पर रुपया का लोग देखने के लिए जाए। लेकिन बंगाल की जनता इतनी समझदार है, दीदी ने कहा है कि 40 नहीं 120 रैलियां भी ये लोग कर ले, तो बंगाल की जनता गुमराह नहीं होने वाली है। पढ़ी लिखी जनता है, समझदार है, और यहाँ पे ये जो लोग बांटने की राजनीति करते हैं, गुमराह करने की, तो ऐसा चलने वाला नहीं है बंगाल में। बांटने की राजनीति अवधेश उपाध्याय जी करते हैं, बीजेपी पर आरोप है। कह रहे हैं बांटने की राजनीति, तो ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है काजल जी, शायद आप भी जानते हो कि बांटने की राजनीति कौन करता है, विकास के नाम पर कौन वोट बटोरता है, एक विशेष समुदाय का खाली, और वहीं दूसरा समुदाय भी वहां रहता है जो उनका पथराव किया जाता है, अगर वो रैली निकालते हैं, अपना कोई शोभा यात्रा निकाली जाती है, तो क्या बंगाली जनता जानती नहीं है? ये जो आप जयशंकर जी बोल रहे हैं बांटने की राजनीति किसने की है? वहां पे न्याय भी भैया धर्म देख के मिलता है बंगाल में। जमीनों को हड़प लिया गया वहां की लोगों की, टीएमसी के गुंडों ने वहां पे हड़प लिया किसानों की जमीनों को, आज यहाँ मछलियां बन के बैठे हुए हैं। काजल जी से पूछिए कि जो केंद्र सरकार की योजना है जिनसे गरीबों का कुछ लाभ मिल सके, गरीबों को लाभ मिलता है, वो इन्होंने गरीबों तक क्यों नहीं पहुंचाई? क्या इन्हें नुकसान था उस चीज से? भाई तो राजनीति अच्छी जगह है, राजनीति अच्छी है, राजनीति करिए, आप मुख्यमंत्री हैं भाई राज्य की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गरीबों को हाथ मारे आप। किसान योजना, किसान सम्मान निधि वहां के किसानों तक पहुंच रही है, 6,000 रुपए, ना आयुष्मान की योजना वहां के लोगों तक पहुंच रही है। भाई आपकी क्या यार दुश्मनी है गरीबों से? ठीक है, जवाब ले लीजिए उनसे। ठीक है, जब नकल मारने वाले लोगों के पास कहा जाता है ना, अकल का थोड़ा कमी होता है। बंगाल में सरकार 2011-12 से चल रही है, इससे अच्छी योजना स्वास्थ्य साथी, ये नाम संभवतः सुने नहीं होंगे, उसी का नकल इनका है। और किसान बंधु अगर जानते होंगे, नकल की बात करते हैं, अकल तो होनी चाहिए। 2014 के बाद ये योजनाएं लाए हैं, बंगाल में पहले से चल रही है, तो जनता गुमराह होने वाली नहीं है। थोड़ा विकास के बारे में चर्चा करते हैं, महिला सुरक्षा के बारे में, नौजवानों के बारे में, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली के बारे में अगर बताते जनता को कि क्या आपने किया है, चुनाव का वक्त चल रहा है,
तो अच्छा होता। डॉक्टर दयाशंकर, हाँ बोलिए बोलिए, पहले बोलिए। देखिए काजल जी, इनकी बात का मैं जवाब दे दूं, विकास की बात। तो मेरे पीछे मतलब काफी टाइम 6-7 महीने पहले मैं गया था, तो वहां मैं एक टैक्सी में बैठा हुआ था। उन्हें ये नहीं पता था कि मैं पार्टी किस पार्टी से हूं, क्या है। मैं तो एक मतलब आम नागरिक बन के गया था वहां पे दर्शन के लिए। तो वहां के एक टैक्सी ड्राइवर ये कहता है कि भाई साहब इतनी मतलब इतना प्रचारित किया जा रहा है यहाँ पे हिंदुओं को, खास करके मतलब हिंदुओं को टारगेट बनाया जाता है। अगर लड़ाई झगड़े होते हैं ना वहां पर हिंदू मुस्लिम में, तो हिंदू को टारगेट किया जाएगा, हिंदू पर एफआईआर की जाएगी। डॉक्टर दयाशंकर, ठीक है, तुष्टिकरण का आरोप बार बार टीएमसी पर क्यों लगाया जाता है? नहीं, दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि जो टैक्सी ड्राइवर था वो कह रहा था भाई साहब तो मेरी टैक्सी 1 महीने घर पे खड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी 13 साल आया मेरे घर। इनके पास कोई विजन नहीं है पूरे देश की जनता को, मानव समुदाय को आगे बढ़ाने का। ये लोग जहां फंसते हैं तुरंत लोगों को बांटने का काम शुरू करते हैं। देखिए अवधेश जी, अभी 1 सेकंड भी नहीं बीता होगा, 1 मिनट से पहले वो अपने प्रक्रिया पे पहुंच गए। भाई साहब ये सच्चाई है, मुझसे उसने बोला बंदे ने। आप जानते हैं ना बंगाल के दिलीप घोष को, बता रहे थे प्रभु श्री राम को हम राजा मानते हैं। सिर्फ ये जनमानस को उद्वेलित करने वाली बात है, हम लोग प्रभु मानते हैं। और वो सुन लीजिए, आगे सुन लीजिए, आपको नहीं जानकारी होगी तो प्रवक्ता आप हैं, ये जानकारी रखिए कि आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष क्या क्या बोलते हैं। अयोध्या में उनसे पूछा गया कि अयोध्या में मंदिर बन रहा है कि मस्जिद, सुनिए मंदिर बन रहा है। सुन लीजिए अवधेश उपाध्याय जी, पहले उनको सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, पहले उनको सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दे देना। पहले सुन लीजिए, एक एक करके सुन लीजिए ना, उसके बाद जवाब दे देना आप। ठीक है, बोलिए। आपको एंकर का नाम भी बताना पड़ेगा, आप बोलिए। तो पूछा गया कि आप मंदिर बना रहे हैं कि महल, तो उनका जवाब होता है कि मैं महल बना रहा हूं। तो जान लीजिए हिंदू धर्म में आस्था के प्रभु, उनको प्रभु का दर्जा मिल चुका है। हम लोग प्रभु मानते हैं, आप लोग कहते हैं राजा। अगले सवाल पे बताते हैं कि प्रभु श्री राम की पूजा होती है, अमिताभ बच्चन से वो तुलना करते हैं। तो आप लोग का तो माइंड पता नहीं भगवान अभी हर लिए। अरे अभी 24 आने में समय है, थोड़ा ये सब उल्टा सीधा चीजों को प्रसारित मत करिए। प्रभु की दर्जा प्राप्त हो चुकी है, अमिताभ बच्चन से तुलना आप लोग मत करिए। मंदिर बन रहा है अयोध्या में, महल मत बताइए। ठीक है, ममता बनर्जी ने मंदिर के लिए बताइए आप। ममता बनर्जी ने कितना पैसा दिया है राम मंदिर के निर्माण में? यदि आप मानते हैं कि यहाँ पे प्रभु राम है, आप भगवान राम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो तो अपनी श्रद्धा है ना अवधेश उपाध्याय जी। अवधेश उपाध्याय जी, वो तो अपनी श्रद्धा है ना अवधेश उपाध्याय जी, वो तो अपनी श्रद्धा है, जो चाहे दे दे, जो ना चाहे वो पैसा नहीं देगा। पैसा नहीं दिया ममता बनर्जी ने, श्रद्धा होती है, मैं मानता श्रद्धा है, मैं मानता श्रद्धा है। दुर्गा पूजा में आपने पंडालों को कितना पैसा दिया है? भाई साहब दुर्गा पूजा में जो सहयोग होता है ना, पूर्ण सहयोग किया जाता है। ये केवल एक विजय समुदाय की पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी। उपाध्याय जी, आप भी दिलीप घोष के टाइप का पढ़े लिखे इंसान है, नौजवान है, दिलीप घोष टाइप का आप बात मत करिए। पैसा कौन नहीं दिया? अवधेश उपाध्याय जी, ठीक है अवधेश उपाध्याय जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। आपने कहा राम मंदिर को लेकर पैसे नहीं दिए ममता बनर्जी ने, तो उनकी मर्जी है, पैसे दें या ना दे वो उनकी मर्जी है। मर्जी नहीं, देखिए ये जो ना आस्था का बात है, या बात कर रहे हैं भगवान राम की बैठ कर, एक बार बताइए भैया, जब बंगाल में कोई भगवान राम भी बोलता है कि राम जय श्री राम बोलता है, उसे 50 वाला तो मारा जाता है, तो एफआईआर की जाती है, तो जेल में बंद किया जाता है। तो ऐसी दोनों राजनीतिक तो भाई चैनल पर बैठ कर आप भगवान राम के नाम ले रहे हो। ठीक है, चुनाव के मुद्दे पर वापस आते हैं। ठीक है, मारा जाता है, पीटा जाता है, जेल में बंद किया जाता है। ठीक है, चुनाव के मुद्दे पर वापस आते हैं। डॉक्टर दयाशंकर, ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ महंगाई का मुद्दा उठा रही हैं। ज्यादातर उनको देखा जा रहा है कि रैलियों में कम जा रही हैं और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, गैस के बढ़ते दामों को लेकर सड़कों पर निकल रही है। चाहे वो स्कूटर की बात हो, गले में एक गत्ता होता है उनका महंगाई के विरुद्ध, या फिर दूसरे तरीके से आज पैदल मार्च उनका देखने को मिलेगा। वो रैलियां ना करके इस तरीके से कर रही हैं। ये क्या अपना प्रचार कर रही हैं या फिर बीजेपी के खिलाफ प्रचार कर रही हैं? क्या तरीका है? नहीं, देखिए पहले तो पूरा विश्व, पूरा देश कोरोना काल से गुजरा हुआ है। हर एक व्यक्ति की आर्थिक माली स्थिति बहुत ही खस्ता हो चुकी है। लोगों के घर में
रोटी कपड़ा और सब चीज की दिक्कत है। महंगाई चरम पे है। दाल का रेट 150 रुपया के करीब चला गया है। पेट्रोल 100 रुपया, गैस सिलेंडर, इतनी महंगाई है कि पहले तो सिर्फ और सिर्फ जनता के हित में महंगाई को कम कराने की कोशिश की जानी चाहिए। यदि पेट्रोल और डीजल के दाम कम होते लेकिन हैं हो तो कहाँ रही महंगाई है पे थोड़ा विपक्ष, सा लेकिन रोक हो कहाँ रही है, वो दिख नहीं रहा ना, हो कहाँ रही है, नतीजे जी कहाँ दिख रहे हैं? नतीजे आप लोग कोशिशें कर नतीजे रहे हैं, इसी आप लोग कोशिशें कर जी रहे जी हैं, तमाम विपक्षी कोशिश पार्टियां कोशिशें कर जी रही हैं, लेकिन नतीजे दिखाई नहीं दे रहे। तो ये लोग तो बैठे हुए हैं ना, जो केंद्र में जनता को जुमला देने वाले लोग जो है, जुमलाबाजी करने वाले लोग हों, इनके ऊपर तो असर ही नहीं पड़ता है। पता नहीं ये किस मशीन से चुने गए हैं। जनता के द्वारा अगर चुने गए होते तो जनता के दर्द को समझते। एक तरफा ये सिर्फ मन की बात नहीं करते, दुख दर्द में उनके सम्मिलित होते हैं। अपने राजा को हमेशा अपना प्रजा के प्रति सोचना क्या चाहिए कि ममता बनर्जी उनको को क्या क्या दिक्कतें ममता उन्हें। बनर्जी को पूरा यकीन है कि पेट्रोल डीजल के खिलाफ लगातार प्रदर्शन करती रहेंगी और उनको वोट मिल जाएंगे, बीजेपी को नहीं मिलेंगे? क्या उनको पूरा यकीन है? देखिए, ये तो महंगाई का मुद्दा है, हाँ, इसको उठाना और पूरे देश में जो भी पार्टियां हैं समान विचारधारा की, शोषण करने वाली पार्टी के विरुद्ध में आवाज उठानी चाहिए। ठीक है, आवाज और उठानी चाहिए। सेकेंड पार्ट अवधेश चुनाव आता उपाध्याय है। जी कुछ बोलना चाह रहे, बोलिए, जल्दी बोलिए। कर रहे हैं अभी जो बात की कि जुमलेबाजी, ठीक है, शोषणबाजी। तो भैया बंगाल में जितना शोषण वहां की जनता का हुआ है, गरीब जनता का, इतना शोषण किसी राज्य का नहीं हुआ है। मैं बता दूं शंकर जी आपको, उस जनता को ना तो सुविधाएं मिली, ना वहां के किसानों को किसान सम्मान नहीं मिली जो 6,000 रुपए मिलते हैं, ठीक है, और भी बहुत सी योजनाएं जो वहां के लोगों को नहीं मिल पाई, जो वो चाहते थे कि हमें मिले। तो उससे ज्यादा शोषण, उससे ज्यादा जुमलेबाजी जो बंगाल में ममता दीदी ने की, उससे ज्यादा जुमलेबाजी किसी ने नहीं की। बात रही आप भारतीय जनता पार्टी की जो बात उठा रहे हो, देखिए देश की जनता आज भी, कल भी थी, आज भी है, कल भी है भारतीय जनता पार्टी के साथ। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कायल जी एक ऐसी पार्टी है जो चहुमुखी विकास कर रही है इस देश का, बिना किसी जाति भेदभाव के आधार पर। कोई भेदभाव किसी साथ नहीं है, लेकिन जो राज्य सरकार है, आपकी पार्टी पर ही लगातार दावे होते हैं, आपकी पार्टी के लिए ही कहा जाता है कि सिर्फ खोखले वादे किए जाते हैं, धरातल पर कुछ दिखाई नहीं देता है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए ही तो ये कहा जाता है। कायल जी एक बार बताइए, आप भी मीडिया में बहुत समय से हैं, ठीक है, आपको भी पता है ऐसा कौन सा वादा है जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा नहीं किया, या जो विकास के लिए कम है, विकास नहीं हो रहा। जैसे आप बताइए मुझे रोजगार जितना, एक मिनट, अब मैं सवाल पूछूंगी तो फिर आप जवाब नहीं दे पाएंगे। रोजगार के जितने वादे किए वो पूरे हो पाए? किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया, क्या वो पूरा हो पाया? महिला सुरक्षा का दावा किया, एक मिनट, महिला सुरक्षा का दावा किया था, क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? मतलब जितने दावे किए थे, अगर मुझसे सवाल आप पूछेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास, बहुत लंबी लिस्ट है। मैं आपसे जानकारी ले रहा हूँ, वही मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। 2014 से अब तक जो विकास हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के समय में हुआ है। हाँ, सरकार वही मैं भी आपको जानकारी दे रही हूँ कि वादों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन धरातल पर उतना ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। वादों की लिस्ट भले ही पूरी हो। एक बात बताऊं मैं आपको, एक बात भी आपको ध्यान होगा, लेकिन 2014 से पहले जो सरकारें थी और जो अब जो सरकार है उसमें कितना फर्क है, कितना काम किया उसने, कितना लाभ मिला है, कितना रोजगार पहले मिला था लोगों को। पश्चिम बंगाल पर वापस आइए, पश्चिम बंगाल में क्या देंगे? देखिए, पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी आएगी, हाँ, चहुमुखी विकास होगा बंगाल का, तभी बंगाल की पूरी जो सुविधा देने की प्रतिबद्ध भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा जो अब हो रहा है इस समय। वहां पर भी देख के तो वो किया जाता न्याय कि कौन है भाई, ये हिंदू है कि ये मुस्लिम है, ये मार रहा है, कोई बात नहीं, हिंदू के खिलाफ। क्योंकि एक मिनट पहले मेरा सवाल सुनिए, जैसे हालात इस समय हमारे देश में, एक तरफ किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल के, गैस के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको फिर भी यकीन है कि बंगाल की जनता बीजेपी को वोट देगी? इतना कुछ होने की बात, बंगाल की जनता तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, पूरे देश की जनता साथ में। बात रही पेट्रोल की, तो देखिए 2013 में और 2012 में जो महंगाई बढ़ी थी, जब 1200 रुपए का गैस का सिलेंडर था, आज तो 2020-21 है मैडम, आप देखिए जिनसे पूछे चक्कर की थे, 2013 में 1213 रुपए का सिलेंडर मिलता था, वो भी 15 दिन लगते थे उसमें मिलने में, लाइन लगती थी, 15 दिन की बुकिंग करने के बाद सिलेंडर घर में आता था। आज आप आज ही बुक करें, कल आपके घर में सिलेंडर होगा। महंगाई की बात ये कर रहे हैं, इन्होंने लूट के खा गए पूरे देश को, उनकी तरह घूम दिए पूरे देश को। ठीक है डॉक्टर दयाशंकर, भले ही देश में महंगाई बढ़ रही हो, भले ही किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं, बट बंगाल को मोदी पसंद है, ये बीजेपी का कहना है।
जी देखिए, अवधेश भाई को थोड़ा ज्ञान का कमी लग रहा है। उत्तराखंड में भी संभवतः इनकी 18 विधायक इनके साथ से भागने वाले हैं, और आसाम का आगे इनको कहने तो से सब हो अच्छा जाएगा, पता ज्ञान ये की किस कमी बताया जा आधार रहा पर है आप कि बोल रहे बीजेपी हैं? सरकार ये किस आधार पर आप बोल रहे हैं कि उनके सांसद भागने वाले हैं? विधायक विधायक बता रहा विधायक। हूँ, वो चल रहा है चर्चा जैसे सरकार की इनके ओर भाग से गए कि ऐसे बन इनको जाए। लगता है और इनके सोच हरियाणा से के भाग प्रगति गए। का भी खटिया खड़ी होने वाली है। तो जिन आंदोलनों को ये लोग कमजोर आंक रहे हैं, और उनको क्या क्या शब्दों से, मैं अपने मीडिया के माध्यम से उस शब्दों को तो नहीं ले सकता, अपने देश के जनमानस को, अपने देश की प्रजा को ये लोग क्या क्या शब्द से नवाजते हैं, तो इनसे और क्या जनता उम्मीद करे। तो इनसे तो किसी प्रकार का उम्मीद करना, ये पता नहीं इनको जनता चुनी है कि कौन चुना है, कि इनको इनके दिल में जनता के प्रति थोड़ा सा भी सहानुभूति, प्रेम, स्नेह दिखता ही नहीं है। और इसका कारण या नतीजा ये हो रहा है कि इनके साथ के इनके घटक दल वन बाय वन करके पूरे देश से भागने का काम कर रहे हैं, छोड़ने का काम कर रहे हैं। इनकी स्थिति बहुत दयनीय होने वाली है। कभी ये ना विपक्ष के दांत पे 2 सीट लिया करते थे, लेकिन ये विपक्ष के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, और न तो देश की जनता के साथ ये लोग अच्छा व्यवहार करते ठीक है, हैं। आपका जवाब दे रहे हैं, बोलिए। ये जो आंदोलन की बात कर रहे हैं कि आंदोलन को ये कम समझ रहे हैं, तो मैं बता दूं काजल जी, जो आंदोलन चल रहा है इस देश में किसान संगठन लगभग 650 के करीब हैं, बल्कि ज्यादा हैं, और ठीक है, छोटे मोटे सब मिलाकर। लेकिन इस समय जो आंदोलन में है वो 50-60 संगठन है मुश्किल से, बल्कि कम ही होंगे 50-60 से। तो ये बताइए, जब 50, अगर मान के चले 50 संगठन के समर्थन में है आंदोलन में, और जब 600 संगठन जो कृषि बिल का समर्थन कर रहे हैं, तो भाई वो किसान नहीं है क्या? वो किसान नेता नहीं है? ये 50 संगठन ही किसान नेता है जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं। अरे एक बार बताइए, चलो आंदोलन है, ये बंगाल जाते हैं, बंगाल में कहते हैं बीजेपी को वोट मत देना। अरे भाई, किसान नेता हो तुम तो बीजेपी विरोधी हो, राजनीति कर रहे हो, और वो नेता बने हुए जिनकी जमानत जब्त हो गई, जिन्हें वहां की जनता पसंद नहीं करती, वो किसान नेता बने हुए हैं। डॉक्टर अगर भैया जयशंकर, किसान जवाब नेता दीजिए। होते आप, अगर आपको जनता पसंद करती तो आप जीत के आते। जमानत जब्त होगी उनकी नेताओं की, किसान नेताओं की, जो आज किसान के हित की बने बैठे हैं। ठीक है, जवाब दीजिए। देखिए, आप संख्या बल से किसी को नहीं, हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि हमारी संख्या 1 हो, 2 है, 4 है, हम धरना प्रदर्शन उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। आप संख्या गिनने के कौन होते हैं? संविधान में लिखा है क्या कि इतनी जनसंख्या होगी तो ही किसी संविधान में कानून के लिखा खिलाफ आप है, आवाज उठा सकते संविधान में हो। लिखा है और क्या आंदोलन क्या करिए, शब्दों का धरना आप करिए, लोग भाषण लेकिन झूठ देश जलाने की लोग, आप साजिश लोग मत कौन करिए। कौन से ये नहीं लिखा है संविधान में। देश की मासूम जनता को बोलते हो? क्या क्या शब्द मैं नहीं बोल सकता हूँ, जिन शब्दों को बोलिए लोगों ना, के अगर कौन सा वैसे शब्द बोल आरोप रहे हैं लग जनता जाए, के उनको लिए? ये शब्द बोला जाए तो गर्दन झुक जाती है। वैसे अच्छा, वैसे देश मोदी के जी को नहीं किसानों बोला को, जाए कि मोदी नौजवानों को को अच्छा रोजगार मांगते आया, हैं, तुम मोदी नौजवानों पैदा के ऊपर बोलते हैं, लाठियां ठीक है, चलवाते हो। जो नहीं महंगाई ये की बात ठीक है। करता है उसका दमन, फ्रीडम हाउस का रिपोर्ट आया है, उसमें बताया गया है कि लोकतंत्र आंशिक रूप से भारत में और अमेरिका जैसे देशों में खत्म करने की कोशिश की जा रही है। हम लोग लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, ऐसा आप लोग जुर्म मत करिए, जनता के ऊपर तानाशाह मत बनिए। ठीक है, जवाब दे रहे हैं वो आपको, देखिए, बोलिए। ये जो कह रहे हैं दयाशंकर जी अभी कि आंदोलन में ऐसी बातें कही गई हैं उन लोगों के लिए, भैया किसके लिए कही गई हैं? देखिए, इनकी पता है, ये दो तरफा राजनीति करते हैं। दाल किले पर हमला हुआ तो कह रहे थे बीजेपी के लोग हैं, अब उनके लिए कह रहे हैं उन्हें रिहाई करो, रिहाई करो। भैया जब बीजेपी के लोग सैन्य को जेल में, पहली बात। दूसरी बात, फिर ये कहते हैं कि खालिस्तानी कहा किसानों को, ठीक है, फिर ये कहते हैं जबकि किसानों को नहीं कहा, तो उनको कहा जो वहां नारे लगा रहे थे गंदे गंदे, जो कह रहे थे कि हाँ हाँ मोदी मर जा, मोदी मोदी तू हत्यारा है, ये आंदोलन है क्या? फिर कहते हैं कि इन्होंने किसानों के लिए खालिस्तानी कहा। भैया किसानों के लिए कब कहा? ये तो उन लोगों के लिए कहा जो वहां उपद्रव मचा रहे थे, तो मोदी जी को गाली दे रहे थे। बोलिए। सुन लीजिए, वो जो झंडा फहराया था उस व्यक्ति का फोटो आपके लोगों के सांसद, गृह मंत्री, पीएम महोदय, और वहां पे अपने देश की सुरक्षा के लिए, लाल किला के सुरक्षा के लिए काफी फोर्स लगी होती है। झंडा फहराने तक किसने समय दिया? क्या कर रहे थे वहां पे आप लोग? मनमोहन सिंह उनके साथ ऐसे आतंकियों को और बताइए ना, वो लोग कैसे कैसे वहां तक पहुंचे? कौन उनको पास दे दिया? जब आप लोग रोड पे दीवारें बनवा रखे हैं, गड्ढा खोदवा रखे हैं, कील ठोकवा रखे हैं, तो कुछ किसानों को कैसे घुसने दिया? ये प्रश्न के विषय हो सकते हैं। प्रश्न के भाई साहब, ये तो पहले घटना थी, वो तो बाद में लगवाई गई कीलें।
ये तो पूरा षड्यंत्र था किसान नेताओं को, जो महागठबंधन बैंक के लोग हैं, वो तो चाहते थे कि तानाशाही चले, गोलियां चले वहां पर। फोटो वाले लोग को पहचाना है ना किनके अरे किनके भाई साथ साहब, फोटो फोटो था। में यदि बात कर रहे हैं अवधेश उपाध्याय जी, दया ठीक है ठीक सुनिए, है ठीक है, उससे सुनिए, किसान आंदोलन को छोड़ दीजिए, वो मुद्दा नहीं है, ठीक है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, बोलिए, मैं बता दूं फोटो वाली बात। बोलिए, मुद्दे पर वापस आ जाइए। ये फोटो की बात कर रहे हैं तो भाई साहब, जब माननीय प्रधानमंत्री थे अपने, ये मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री थे, तब इनके जो फोटो थे कश्मीर के बड़े बड़े आतंकियों के साथ थे। क्या कहोगे उनके ऊपर? ममता दीदी के किसी का फोटो है, फोटो में कोई भी किसी का खिंचवा सकता है, ठीक है, तो बंद कर दिया ना। मुद्दे पर वापस आ जाइए, ठीक है, मुद्दे पर वापस आ जाइए, क्योंकि मुद्दा मेरा किसान आंदोलन का नहीं है। अवधेश उपाध्याय जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि एक तरफ बीजेपी ने पूरी की पूरी कैबिनेट पश्चिम बंगाल में उतार कर रख दी है, लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी अकेले हैं, इतना डर? ऐसा डर नहीं होता, उन्हें छोड़ छोड़ कर लोग जा रहे हैं, आप देख रहे हो। उनके यही जो नेता है, जो उनके राइट हैंड समझे जाते थे, वो छोड़कर बीजेपी में आ गए। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का ये नहीं कि वो इसमें कैबिनेट जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी में हर कोई नेता नहीं है, कार्यकर्ता है, और सब मिलकर काम करते हैं। कहीं भी इलेक्शन हो, सब मिलकर जाते हैं, वहीं पर प्रचार होता है। ये नहीं कि चुनाव चल रहा है, सो रहे हैं और तोड़ रहे हो, वहां पे चाय के बागानों में चाय की पत्ती तोड़ रहे हो, फिर कहते हैं कि भैया की ईवीएम हैक कर लिया गया। ठीक है, ये ऐसी पार्टी नहीं है, यहाँ काम होता है धरातल पर। ठीक है, ठीक यहाँ कोई नेता नहीं है, काम के दावे तो यहाँ सभी पे पार्टियां कार्यकर्ता कर है। लेती है, ठीक है, काम के दावे तो लगभग सभी पार्टियां कर लेती हैं, आप भी कर लेती, टीएमसी वाले भी कर लेते हैं, कांग्रेस वाले भी कर लेते हैं, आम आदमी पार्टी वाले भी कर लेते हैं, ठीक है। डॉक्टर दयाशंकर, मेरा सवाल आपसे, ममता बनर्जी अकेले हैं, बीजेपी की एक तरीके से देखिए पूरी की पूरी कैबिनेट सरकार की वहां पर इस समय मौजूद है, टक्कर बहुत तगड़ी है। देखिए, दीदी अकेले नहीं है। हाँ। दीदी के साथ पूरी बंगाल की जनता है, पूरे देश की जनता है। बंगाल की जनता का दावा तो वो भी करते हैं, वो भी कह रहे हैं कि बंगाल की जनता बीजेपी के साथ है। नहीं तो दावा करते तो इतना पूरी फौज नहीं, एक लोग को ये लोग छोड़ देते हैं, इसलिए थोड़ा आस्पद हो जाता है। अमेरिका के वो महोदय थे, इनके फ्रेंड जो हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रम्प महोदय चुनाव में नहीं है, चुनाव रोचक नहीं दिख रहा है। अगर वो रहते तो थोड़ा और भी चार चुनाव में लग जाते। इतने लोगों की फौज लेकर आए, उनको भी आमंत्रित करते, इनका भी प्रचार करते, तो जैसे इन्होंने किया था, तो उस तरह बहुत ही शोभा देता बंगाल में भी। तो ट्रम्प पहले कौन सा प्रचार करने आए थे यहाँ पर, जो आप अब बोल रहे हैं? अरे आप गए थे तो आप उनको बुला तो सकते हैं। अब वो सरकार में नहीं पूरे देश के सरकार में ही नहीं है तो क्या बुलाएंगे? अरे दोस्त तो रहे ना। हाँ, इन लोगों के दोस्त तो है, कम से कम दोस्ती के नाते तो बुला लेते हैं। एनडीए के कैबिनेट मंत्री खुद सक्षम है, पूरी की पूरी कैबिनेट इस समय पश्चिम बंगाल में नजर तो आ रही है, अभी क्या जरूरत है दूसरों को बाहर से विदेशों से बुलाने की जरूरत क्या रह गई फिर? पूरी तो पूरी है ना, लेकिन थोड़ा सा ये लोग पीछ तो कर रहे हैं ना। हाँ। एक लोग को छोड़ दे रहे हैं, पूरे देश के लोग तो लगे हुए हैं। लेकिन मैंने बताया बंगाल की जनता, देश की जनता पूरा दीदी के साथ है, इसलिए दीदी को अकेले कहना निराधार है ना। जो डरता है वही लोगों को बुलाता है। लेकिन एक चीज डॉक्टर दयाशंकर, एक चीज तो यहाँ पर माननी पड़ेगी कि बीजेपी अपना प्रचार भले ही कर रही है, लेकिन टीएमसी का लगातार देखने को मिल रहा है कि अपनी रैलियां कम करके बीजेपी की खिलाफत वाले प्रदर्शन ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। ये कैसा तरीका है? देखिए, ये खिलाफत नहीं है। अपने पक्ष में वोट मांगिए, अपने पक्ष में वोट मांगिए, दूसरों के खिलाफ वोटों को आप कह रहे हैं कि उस पार्टी को मत दो, उससे अच्छा अपने पक्ष में वोट मांगिए। देखिए, हम लोग माँ माटी मानुष की बात करने वाले लोग हैं, किसी की खिलाफत नहीं करते हैं। जनमानस के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो महंगाई कमर लोगों की तोड़ दी है, लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि कमर टूट चुकी है, आत्महत्या करें, स्वैच्छिक हमें इजाजत दी जाए कि हम लोग मौत को गले लगा लें, संविधान में एक ये भी धारा जोड़ दी जाए। तो अब इससे ज्यादा क्या और देश की बुरी स्थिति हो सकती है। लगातार प्रदर्शन चल रहा है ममता बनर्जी का, मुद्दे क्या क्या होंगे? डॉक्टर दयाशंकर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? क्योंकि महंगाई तो देख लिया, ठीक है, महंगाई के खिलाफ लगातार, पेट्रोल डीजल के खिलाफ लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये पश्चिम बंगाल की जनता समझ चुकी है, देख चुकी है। इसके अलावा पार्टी अपनी तरफ से मुद्दे क्या लेकर जा रही है ताकि टीएमसी को दोबारा सत्ता में काबिज किया जा सके? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए जितने कार्य किए गए हैं, सड़क, बिजली, पानी,
जो भी कार्य किए गए हैं उसमें अगर थोड़ी बहुत कमी होगी, उसको आगे अगर जनता दोबारा बहुमत देती है, तिबारा बहुमत देती है, तो उसको और आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, अवधेश उपाध्याय जी से मेरा अगला सवाल होगा, क्योंकि समय की भी कमी है, उनको जाना भी होगा। आज रैलियों का सुपर संडे है, प्रधानमंत्री खुद वहां पर पहुंच रहे हैं और ऐसी जगह पर रैली करने वाले हैं जो कि ऐतिहासिक है। कई बड़े बड़े दावे वहां पर किए जाते हैं और स्टार लगातार स्टार को लेकर सितारों को लेकर लगातार किया जा रहा है कि सितारों का सहारा बीजेपी ले रही है। मिथुन चक्रवर्ती, अवधेश उपाध्याय जी, मेरा सवाल सुन पा रहे हैं? सहारा कोई किसी नहीं रहा। जो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता है तो स्वागत है, जो राष्ट्र की सेवा करना चाहता है स्वागत है। मिथुन चक्रवर्ती या कोई भी टीएमसी के कुछ लोग भी आए थे जिनको वहां काम करने नहीं दिया जा रहा था। उनका मन में जो राष्ट्र के लिए प्रेम जिसके हृदय में होता है ना, वो राष्ट्र की बात करता है। और जो सोचता है कि मैं केवल अपने राजनीतिक फायदे के लिए अपनी राजनीति कर रहा हूँ, तो फिर अपनी जेब भरता है, वो राष्ट्र के लिए काम नहीं करता है। ठीक है, वो भी बोले अगर जो आया ना, अगर उन्होंने बंगाल की जनता ने विश्वास दिलाया तो इसका मतलब इन्हें पूरा विश्वास नहीं है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है बंगाल की जनता पर। भारतीय जनता पार्टी को चुनकर बंगाल में लाएगी और जितने भी अपराधी हैं और जो न्यायपालिका है वहां की उसमें सुधार होगा। ठीक है, अवधेश उपाध्याय जी, बहुत शुक्रिया आपका। और डॉक्टर दयाशंकर हमारे साथ बने रहेंगे। एक ब्रेक पर जाना होगा और ब्रेक के बाद सवाल यही होगा कि बीजेपी सितारों का सहारा आखिरकार चुनाव प्रचार में क्यों ले रही है। छोटा सा ब्रेक। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपको। तो पश्चिम बंगाल में पूरी तरीके से घमासान मचा हुआ है। वहां पर फिल्मी सितारों की एंट्री अब हो चुकी है और वो भी बीजेपी की तरफ से। इसीलिए आरोप ये लगाया जा रहा है कि क्या बीजेपी सिर्फ और सिर्फ फिल्मी सितारों के सहारे है। डॉक्टर दयाशंकर, मेरा अगला सवाल आपसे ही होगा। एक तरफ तो बीजेपी फिल्मी सितारों का सहारा ले रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी कहते हैं ममता बनर्जी बाहरी हैं, मैं नंदीग्राम की धरती का बेटा हूं। देखिए, हाँ, फिल्मी सितारों का जो सहारा ले रहे हैं, इसमें भी तो जांच का विषय होगा कि किनको किनको साथ ले रहे हैं। बड़ा ही सोचनीय बात होती है। मिथुन चक्रवर्ती की संभावना है आज मिथुन चक्रवर्ती की संभावना है बीजेपी में शामिल होने की। जी, संभावना को आगे भी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि उनके पत्नी और पुत्र के ऊपर जो है रेप, चीटिंग, थ्रेटिंग का काफी मुकदमे चलते हैं। 376, 338, 417, 506, 313
तो है ना कि क्या उसको बोलते हैं कि काफी है, तो कुछ भी हो सकता है ना। इस समय तो जो विवादित लोग रहते हैं, पता नहीं कौन सा मंत्र इन लोगों के पास है कि वही लोग जाते हैं। कोई सज्जन टाइप का लोग जिनके ऊपर विवादित 100% न हो, वो लोग ऐसे नहीं लोग की पार्टी में जाते हैं, और वो ऐसे ही लोगों का वो लोग वेट करते हैं। शुभेंदु अधिकारी पर आते हैं। शुभेंदु, उनका साफ तौर पर कहना है कि ममता बनर्जी बाहरी हैं, मैं नंदीग्राम की धरती का बेटा हूं। आप समझ रहे हैं अब इस बयान का मतलब स्पष्ट हो चुका है कि कभी वो सिपाही सलाहकार हुआ करते थे, और दीदी को ये नहीं पता कि बंगाल, पूरा बंगाल बेटी मानता है, और उनको ये नहीं पता कि वो क्या बयान दे रहे हैं। उनको बयान देने की जरूरत पड़ती है कि हम बेटा हैं, और ये नहीं पता कि दीदी बेटी है। और जो उनको वोट प्रतिशत मिला करता था पिछले चुनाव में 67% करीब, तो वो टीएमसी के शुभेंदु को मिला था, न कि भाजपा के शुभेंदु को। अब इस बार उनको 5% वोट पाना भी बंगाल के बेटी के खिलाफ मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इस समय हमारे साथ डॉक्टर ब्रजेश नंदन बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार काजल जी। ब्रजेश जी, आज बहुत सारी रैलियां पश्चिम बंगाल में है, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी की हो या फिर ममता बनर्जी सौदा लगातार वार पलटवार कर ही रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ संभावना ये है कि मिथुन चक्रवर्ती आज बीजेपी में उसी मंच से शामिल हो सकते हैं जहां प्रधानमंत्री की रैली है। आरोप यही है कि क्या बीजेपी सिर्फ सितारों के सहारे है? देखिए, आरोप लगाने के लिए तो कुछ भी आरोप लगाया जा सकता है। बीजेपी में सारे सितारे ही हैं। बीजेपी का एक छोटा कार्यकर्ता, बड़ा कार्यकर्ता समान स्तर पर है। कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, ना कोई स्टार होता है, केवल कार्यकर्ता होता है भाजपा में। हमारे साथ टीएमसी के नेता भी हैं। उनका कहना है कि मिथुन चक्रवर्ती के जो बेटे हैं और पत्नी, उन पर केस चल रहा है, जिसकी वजह से अब ये देखने को मिल रहा है। देखिए, केस चल रहा है तो केस जिस हिसाब से चल रहा है उसे अदालत उसका निर्णय करेगी। टीएमसी या बीजेपी निर्णय करने वाली नहीं है कि किसके ऊपर, और अभियुक्त कोई भी हो सकता है, लेकिन जब अदालत उसे ये निर्धारित कर दे, तय कर दे कि हाँ ये अपराधी है, तब। रही बात सितारों की, तो टीएमसी में कितने स्टार हैं, कितनी महिला एक्ट्रेस हैं जिन्हें टिकट दिया गया है। तो ये तो आज की राजनीति का एक चरित्र बन गया है कि फिल्मी सितारों को लेकर आओ और चुनाव जीतो। लेकिन भाजपा ऐसा नहीं करती है। भाजपा कैसा करती है? भाजपा कैसा करती है? देखिए, भाजपा का उद्देश्य केवल विकास है। विकास का मॉडल भाजपा लेकर चलती है। सितारे तो भाजपा में भी हैं। नहीं, भाजपा के सितारे नहीं है, वो कार्यकर्ता हैं, फिल्मी सितारे, समाज सेवक हैं। देखिए, ये हम कह रहे हैं ना, वो फिल्मी सितारे हैं। हेमा मालिनी क्या हेमा मालिनी नहीं है? क्या शनि देओल नहीं है? फिल्मी सितारे तो हैं ही। देखिए, फिल्मी सितारे तब होंगे, लेकिन अब वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं। हाँ, ठीक है डॉक्टर दयाशंकर, जवाब दीजिए। वो फिल्मी सितारे चाहे कभी भी हो, लेकिन अब वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। हाँ, क्योंकि बीजेपी में चाहे कोई भी आरोपों से पहले नेता घिरा होगा, वो बीजेपी में आ जाता तो वैसे ही वो उसके पाप धुल जाते हैं। ये भी तो देखने को मिलता ही है। लेकर जो पूरे भारत भर में घूम रहे हैं ना वॉशिंग मशीन, हाँ, उसमें से आप काले को डालो, सफेद निकालो। अब देखिए, अब हेमा मालिनी और सनी देओल के पे क्या बता रहे हैं। देखिए, ये लोग तो सफेद झूठ बोलने वाले लोग हैं ना, अपने बोले हुए झूठ को भी कह देते हैं कि जुमला था। अब वो बोले वो बीजेपी के कार्यकर्ता हो चुके हैं। क्या वो एक्टर नहीं थे कभी, या अभी नहीं है? तो अभी जिनकी बात ये लोग कर रहे हैं, अभी बात उठ रही है, मिथुन चक्रवर्ती क्या एक्टर नहीं है? ठीक है, उनके पत्नी और पुत्र के ऊपर मुकदमे है, लेकिन आपके पास जाने के बाद सब पाप धुल जाएंगे। आप टेंशन डॉक्टर साहब न ले। डॉक्टर ब्रजेश नंदन, जवाब दीजिए। एक्चुअल में जो दयाशंकर जी की आवाज है वो कट कट के मिल रही है मुझे। मैं बता देती हूँ, उन्होंने जो कहा कोई बात नहीं, उनकी आवाज नहीं मिल पा रही। मैं आपको बताती हूँ, उनका साफ तौर पर कहना है कि मिथुन चक्रवर्ती के बेटे और उनकी पत्नी पर मुकदमा चल रहा है, लेकिन अब वो बीजेपी में आएंगे तो सारे पाप धुल जाएंगे, सारे मुकदमे खत्म हो जाएंगे। देखिए, ऐसा नहीं है। जो अपराधी है, मुकदमा जिसपे चल रहा है, उसका तो निर्णय अदालत करेगी। टीएमसी नहीं है निर्णय करने वाली। और सबसे ज्यादा अपराधी तो टीएमसी में घुसे पड़े। ममता दीदी ने 10 सालों में किया क्या है?
केवल बंगाल का अपराधीकरण किया है और धर्म की राजनीति की है। एक विशेष दर्जा दिया गया है, सनातन धर्म को दबाया गया है। और अब ममता दीदी कह रही है कि भाई बंगाल की जनता जनार्दन मुझे 5 साल और दो, मैं 5 सालों में विकास करना चाहती हूं। अरे दीदी 10 साल क्या बहुत कम थे? 10 साल विकास क्यों नहीं किया आपने? अब 5 साल और मांग रही है विकास के लिए। तो अब ये होने वाला नहीं है। और भवानीपुर तो दीदी ने छोड़ ही दिया है पहले ही। 5 साल तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी मांगे थे। 5 साल जब 2014 में मोदी सरकार बनी थी, उसके बाद अभी चुनाव हुए थे, तो ये तो प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि हमें फिर से जिताओ। ये तो ऐसा तो सभी पार्टियां कहती है ना, बीजेपी वाले भी बोलते हैं। 5 साल बिल्कुल काजल जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक टर्न और मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि 5 साल कम होते हैं, पूरा नहीं होता 5 साल में विकास का कार्य। जो योजनाएं शुरू होती है वो 5 साल में अधर में लटकी रहती हैं और जो दूसरी सरकार बनती है वो उन योजनाओं को ठप कर देती है, ठंडे बस्ते में डाल देती है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था 5 वर्ष और चाहिए मुझे। लेकिन 10 वर्ष में एक छोटा बच्चा 10 साल का हो जाता है, सब कुछ जान जाता है वो। डॉक्टर दयाशंकर, ठीक है डॉक्टर दयाशंकर, जो पिछले 10 सालों में नहीं हो पाया, अगले 5 सालों में हो जाएगा क्या? हाँ, कुछ बचे हुए हैं संस्थान इनके और ये तो बयान इनके आते रहता है वित्त मंत्री की तरफ से कि 2-4 संस्था छोड़ के टोटल को बेच देंगे और उनको प्राइवेटीकरण कर देंगे, बेच देंगे। तो वो काम अभी बचा हुआ है, तो वो ख्वाब देखना छोड़ दें। अब जनता आगे मौका नहीं देने वाली है, किसी संसाधन का प्राइवेटीकरण नहीं करने वाली है और गुमराह होने वाली नहीं है। और रहा अब तो प्रभु श्री राम भी आप लोगों से घबरा गए होंगे कि अब तो प्रभु अपने नाम पे, कार्य के नाम पे अपने मांगो वोट। क्या जनता के लिए आप कर रहे हो? क्या अर्थव्यवस्था के लिए कर रहे हो? क्या शिक्षा के लिए कर रहे हो? क्या महिलाओं के लिए कर रहे हो? अब तो हमें छोड़ दो। डॉक्टर ब्रजेश नंदन, मुंगेरी लाल के सपने देखना छोड़िए। देखिए, मुंगेरी लाल के सपने तो बाकी पार्टियां देखती हैं, भाजपा तो हकीकत के सपने देखती है। और वो भी खुली आंखों से। खुली आंखों से सपने सभी देख लेते हैं, टीएमसी भी देख रही खुली आंखों से सपने सरकार बनाने के, सत्ता में काबिज होने के। उसके जी काजल जी, सपने सच उसके होते हैं जो काम करता है। भाजपा ने पिछले 2016 से लेके आज तक बंगाल में बहुत काम किया है। घर घर जाके लोगों को बताया है टीएमसी की खामियां क्या क्या है। टीएमसी ने केवल एक काम किया है, सिर्फ खामियां बताई हैं अपने पास, सिर्फ खामियां बताई हैं, अपनी उपलब्धियां नहीं गिनाई। तो भाजपा तो जब आएगी तब उपलब्धियां गिनाएगी ना बंगाल में। हाँ, केंद्र की तो है ना, केंद्र की तो बताई जा रही है ना। केंद्र की उपलब्धियां तो इन्होंने लागू ही नहीं की। ममता दीदी ने केंद्र की उपलब्धियां लागू कहाँ की? उनको कमी नजर आती है, साइकिल बांटी है किसानों को। उनको कमी नजर आती है आपकी योजनाओं में, कैसे करेंगे लागू? कमी? अच्छा, पूरे देश में केवल ममता दीदी है जिन्हें कमी लग रही है? अच्छा, क्या आप काजल जी आप बताइए क्या कमी है भारतीय? ठीक है डॉक्टर दयाशंकर, अगर पूरे देश में योजनाएं लागू होती हैं तो पश्चिम बंगाल में दिक्कत क्या आ जाती है? देखिए, हम लोग 73 लाख किसानों की बात करते हैं। और पहले से किसान बंधु के अंतर्गत जो है प्रति एकड़ जमीन वाले किसान को 5,000 रुपया दिया जाता है और 2 लाख का डेथ क्लेम दिया जाता है उनको, 18 से 60 साल के किसानों को। और ये लोग पता नहीं कहां से डाटा लाते हैं और बांटने की राजनीति करते हैं। 23 से 25 लाख का डाटा पेश करते हैं। तो अधिकतम किसानों को लाभ मिलेगा तो देश समृद्ध होगा। लेकिन ये लोग कौन सी आंकड़ा पेश करते हैं जिससे समय में बनता नहीं है। और दूसरी बात, जब इनसे पहले से उससे बेटर योजना चल रही है 2011-12 से, तो ये तो सरकार में 14 में आए हैं, तो इनकी योजना को कैसे लागू किया जाए अपनी योजना को बंद करके? अच्छा, तो ये होता कि 100% ये लोग अलग से 100% उसमें कोई हम लोग की सहभागिता नहीं होती, उसको लागू करते 25 लाख किसान को ही और अलग से लाभ देते तो बड़ा ये बंगाल सरकार को और जनता को खुशी महसूस होती। लेकिन ये लोग तो ऐसा कर नहीं रहे, आरोप लगाते हैं सिर्फ बेबुनियाद। डॉक्टर ब्रजेश नंदन, एक तरफ तो बीजेपी लगातार रैलियां कर रही है, पश्चिम बंगाल में वोट मांगने की कोशिश कर रही है, चाहे भले ही प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच रहे हो, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी पूरी कोशिश कर रही हैं कि अपने समर्थन में वो वोट मांगे या ना मांगे, लेकिन बीजेपी के खिलाफ जरूर बोल रही हैं। आज भी उनकी पैदल यात्रा है महंगाई के खिलाफ।
अब पैदल तो वो आने ही वाली है ना 2 मई के बाद में, तो वो अपना आदत डाल तो पैदल तो आपने ला दिया, पैदल तो आपने ला दिया ना महंगाई बढ़ा के। वाहन से चल नहीं सकती वो, अपने काफिले से आ नहीं सकती क्योंकि पेट्रोल डीजल आपने महंगा कर दिया। कैसे अपने काफिले से आएंगे पहले बताइए आप। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 2013 में तो भाजपा नहीं थी, तो उस समय गैस का सिलेंडर 1241 का क्यों बिक रहा था? पेट्रोल का दाम 78 रुपए 81 पैसा क्यों था? अगर भाजपा महंगाई लाई है 130-35 रुपया बैरल पेट्रोल की कीमत हुआ करती थी विश्व मार्केट में, और आज क्या कीमत है? तो वही मैं कह रहा हूँ ना, 2013 के उठा के आपने जिक्र किया, उस समय 130 से 42 प्रति बैरल हुआ करती थी डॉलर में कोविड-19 में चलाई है, और आज तो फ्री में, कोरोना काल में तो फ्री में दिया जा रहा था। इसके बावजूद तो आप लोग जनता को रिलीफ नहीं दिया। पेट्रोल पे 60% आप लगाते हो, डीजल पे 56% लेते हो। बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, ये सरकार टैक्स कम कर ले तो महंगाई ऑटोमेटिक समाप्त हो सकती है। गैस के दाम भी कम होंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय सरकार को देना चाहिए। जीएसटी के दायरे में पेट्रोल को आप क्यों नहीं लाते हो, डीजल को क्यों नहीं लाते हो? दूसरा, राज्य सरकार 38% वैट लगाती है, आप कम कर दो वीएटी, पेट्रोल अपने आप सस्ता हो जाएगा। केंद्र सरकार 16% वैट लेती है, बाकी राज्य सरकार लेती है 36%, 38%। तो आप अपना 60% लेती है, आपको जानकारी का अभाव है। 16% कहां से लेती है? डीजल पे 56% लेती है केंद्र सरकार, 56% नहीं लेती। डॉक्टर ब्रजेश नंदन, क्या बीजेपी को अंदाजा है कि इस महंगाई का नुकसान पश्चिम बंगाल में हो सकता है? देखिए, पश्चिम बंगाल तो बीजेपी जीती हुई है, क्या बात कर रही है काजल जी? ये तो भविष्यवाणी कोई भी कर लेता है, वो तो ये तो टीएमसी वाले भी बोल रहे थे। भविष्यवाणी नहीं है, ये हकीकत है, वहां जाकर देखिए। हकीकत, टीएमसी वाले भी हकीकत ही बोलते हैं उसको, वो भी बोलते हैं कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन गई हैं अब भी, वो भी बोल लेते हैं। वो तो टीवी, आप देखो, आप जर्नलिस्ट हैं, आप पत्रकार हैं, आपको नहीं तो बड़ी बात, बिल्कुल बड़ी बातें कोई भी वहां जीतेगी, 200 से ऊपर जीतेगी, 200 सीट से ऊपर लेकर आएगी। क्योंकि देखिए, जो बदलाव है ना, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और उस नियम से कोई बच नहीं सकता, चाहे मैं हूं या कोई भी। उनका तो ये भी कहना है कि एक मिनट, ठीक है, उनका तो ये भी कहना है कि आपके पास कोई सीएम चेहरा नहीं है। ममता बनर्जी कम से कम चेहरा तो है, अपने चेहरे पर वो चुनाव लड़ रही है। आप तो प्रधानमंत्री के चेहरे पर वहां चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कोई एक चेहरा तो रखिए। हमारे पास चेहरों की कमी नहीं है, भाजपा के पास। ये जरूरी नहीं है कि जैसा काम ममता दीदी कर रही है वही काम भाजपा करे। ये जरूरी नहीं है कि जो काम कांग्रेस कर रही है वो काम भाजपा करे। ये जरूरी नहीं है कि चेहरा पहले स्थापित कर दिया जाएगी, ये चेहरा है जी हमारा। ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि कौन वहां मुख्यमंत्री बनेगा। क्या सिर्फ बीजेपी मोदी के सहारे? बीजेपी मोदी हमारे शीर्ष नेता हैं, बीजेपी में सब मोदी जैसे ही हैं। क्या उन्हीं का सहारा है पार्टी को? क्योंकि जब ये तो लोगों की सोचने की बात है, ये तो विपक्षी सोचता है। हाँ। मोदी जी हैं, लेकिन मोदी जी जैसे ही हैं सारे मोदी जी जैसे हैं। डॉक्टर दयाशंकर, बिल्कुल सारे मोदी जी जैसे ही हैं, चाहे कोई भी कैबिनेट मंत्री वहां पर पहुंच जाए, कोई भी प्रचार करने के लिए पहुंच जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बंगाल अपना है, बंगाल अपना है, सोनार बांग्ला। देखिए डॉक्टर साहब, आराम तराम बयानबाजी करनी अच्छी बातें नहीं होती है। हाँ। सोनार बांग्ला तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन वहां पे जनता ये कह रही है कि जो 16 चांदी बचा हुआ है, थोड़ा बहुत जो आर्थिक व्यवस्था चौपट होने के बाद भी बंगाल की देश की तुलना में आर्थिक व्यवस्था कुछ अच्छी रही, अगर वहां आप लोगों की गलती से सरकार बनती है तो उसको भी आप लोग बेचने का काम करेंगे, कोई ना कोई नियम ला के उसको भी छीनने का काम करेंगे। जैसे वो तो परिवर्तन का दावा करते हैं, जो परिवर्तन आप नहीं ला पाए वो ले आएंगे, वो तो परिवर्तन का दावा करते हैं। जी, यही तो परिवर्तन है इनका। परिवर्तन देखिए ना, पूरे देश में दिख रहा है। महाराष्ट्र में परिवर्तन दिखा, शिवसेना इनके साथ परिवर्तित होकर कहाँ चली गई। राजस्थान दिखा, पंजाब दिखा, झारखंड में परिवर्तन दिखा, उत्तराखंड में बात उठ रही है, आसाम में देखिए आचार संहिता लगा, परिवर्तन। जितनी भी इनके संगठन में इनके सहयोगी दल थे, 1 बाय 1 करके परिवर्तन देख रहे। उनको आभास हो चुका है कि ऐसा ना हो कि अब तो झोला उठाने का समय आ रहा है, इनका साथ छोड़ दो, नहीं तो हम लोग को भी झोला उठाना पड़ जाएगा। ऐसी स्थिति बनती जा रही है परिवर्तन। डॉक्टर ब्रजेश नंदन, शुभेंदु अधिकारी को ममता दीदी की टक्कर पर खड़ा किया है, क्या प्लान है इसके पीछे, क्या रणनीति है इसके पीछे?
देखिए जो नंदीग्राम है वो शुभेंदु अधिकारी का ही क्षेत्र है। ममता दीदी तो अपना बताती हैं। 2000 जी ममता दीदी तो अपना क्षेत्र उसको बताती हैं, वो तो सीधी टक्कर दे रही है। ममता दीदी तो अब आई है ना। ममता दीदी के भतीजे ने ये कहा था कि शुभेंदु अधिकारी असल बाप की औलाद है, एक बाप की औलाद है तो नंदीग्राम से चुनाव लड़े। और मैं आपको बता दूं जो मां माटी मानुष का जो आंदोलन 2007 में ममता दीदी ने शुरू किया था, वो मां माटी मानुष को ममता दीदी भूल गई, किसानों को भूल गई। और 2016 में जितना भी वहां से सीटें जो कार्य किया था क्षेत्र में मेहनत की थी, वो शुभेंदु अधिकारी ने की थी। और शुभेंदु अधिकारी चाह रहे थे कि मैं ममता दीदी के खिलाफ चुनाव लड़ूं और कम से कम 50,000 वोटों से ममता दीदी को हराऊं, तो उन्हें ये टास्क दे दिया गया है। अगर ममता दीदी तो अब गई। देखिए अब इन्होंने कहा कि इनकी जो अलायंस था, इनके जो सहयोगी पार्टियां थी वो छोड़ के जा रही है। तो मैं डॉक्टर साहब को बता दूं कि भाजपा राष्ट्र हित से कभी समझौता नहीं करती, चाहे पार्टियां आए या जाएं। डॉक्टर दयाशंकर, भाजपा राष्ट्र हित अटल जी के समय कभी से, समझौता नहीं करती, बोलिए। दीनदयाल उपाध्याय के समय से भाजपा और राष्ट्र के हित में जो भी बाधाएं हैं। रात को बिरयानी खाने जाना ये कौन से राष्ट्र हित का मुद्दा है? ट्रंप महोदय का प्रचार करना, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, ये कौन सा देश हित का मुद्दा था? ये कौन सा राष्ट्रवाद था? पूरे विश्व पटल पे अपने देश की छवि आप लोगों ने खराब कर दिया। देखिए ये बात आप सही नहीं कह रहे डॉक्टर साहब, क्योंकि सोचिए आप एक अच्छे प्रवक्ता हैं। मोदी जी को अवार्ड मिला हुआ है 4 दिन पहले सेरा अवार्ड मिला है उनके लिए, और आप कह रहे हैं कि विश्व पटल पर भारत की छवि खराब की है। ये आप अंतर्मन से सोचिए, अपने हृदय पर हाथ रख के सोचिए कि माननीय मोदी जी ने भारतवर्ष का माथा गर्व से ऊंचा कर दिया है, छाती चौड़ी कर दी है पूरे विश्व में। आज अगर विश्व में कोई पहचान होती है तो मोदी के नाम से और महात्मा गांधी के नाम से होती है। किसान आंदोलन, क्या मोदी है। एक मिनट डॉक्टर ब्रजेश नंदन, क्या किसान आंदोलन को लेकर विदेशों में बदनामी नहीं हो रही है भारत की? अरे ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी काजल जी। किसान आंदोलन को लेके जो बदनामी की गई है ना, वो सारे के सारे खालिस्तानी गैंग है। जो एमओ धालीवाल है, मोहम्मद धालीवाल, उसकी रणनीति के तहत हुई है, जिसके रिहाना जो एक अपने एडवर्टाइज का, एक इंडोर्समेंट का 3.5 करोड़ रुपया लेती है, वो इनके लिए फ्री में ट्वीट करेगी क्या? ग्रेटा थनबर्ग वो लिखती है जी ऐसे ऐसे हो रहा है, उसके बाद अपना ट्वीट डिलीट कर देती है। उसमें पूरा एजेंडा लिखा हुआ है कि किसान आंदोलन में सरकार अगर मान जाती है तो आगे का हमारा आंदोलन कैसे चलेगा। तो वो चीज छोड़ दीजिए, वो तो देश विरोधी ताकतें बैठी हुई हैं वहां पर कनाडा में, जो जिनका केवल एक उद्देश्य है कि भारत को तोड़ो और खालिस्तान को बनाओ किसी तरह से अपना। क्या बीजेपी को इस चीज का अंदाजा नहीं है कि किसान आंदोलन का नुकसान पश्चिम बंगाल में हो सकता है? क्योंकि आप बड़े बड़े दावे वहां पर जाकर कर रहे हैं, युवाओं से भी, रोजगार के, और किसानों से भी। देखिए दावे कर रहे हैं तो दावों पे हम खरे उतरेंगे अपनी बात पे। अब तक हमारा जो भी एजेंडा रहा है मैनिफेस्टो में, वो सारे हमने पूरे किए। कौन सा एजेंडा हमने पूरा नहीं किया? और रही बात किसान आंदोलन की, तो किसान जानता है कि हमें किसको वोट देकर अपनी तरक्की करनी है, किसको वोट देकर अपना नुकसान करना है, ये भारत का बहुत अच्छी तरह से जान गया है। और जो आंदोलन चल रहा है संयुक्त किसान मोर्चा, ये है क्या? ये कुछ दलालों का कुछ एजेंट हैं, कांग्रेस के और विपक्षी पार्टियों के, जो मिलकर बैठे हुए हैं, जिन्हें कमीशन एजेंट पैसा दे रहे हैं, जो मंडी के दलाल होते थे कृषि उत्पादन मंडी समिति के, क्योंकि उनकी दलाली बंद हो गई। और दूसरा, जो जितने नंबर 2 के काम करने वाले थे वो सारे के सारे मोदी विरोधी हैं, भाजपा के विरोधी। आपकी पश्चिम बंगाल की राह में बहुत कांटे हैं। दूसरी तरफ राकेश टिकैत भी हैं टीएमसी के साथ साथ, वो भी वहां पर पहुंचेंगे महापंचायत करने के लिए, और वहां पर वो तो भड़काएंगे। वो उन्होंने साफ कहा है कि किसानों से हम कहेंगे कि बीजेपी को वोट मत दो। बहुत कांटे हैं आपकी राह में पश्चिम बंगाल वाली। ठीक है, कांटे हम चुन लेंगे, फूल तक कांटों से तो निकलना ही पड़ता है, तब फूल। ठीक है डॉक्टर। राकेश टिकैत है कौन? काजल जी, राकेश टिकैत की हैसियत क्या है? खुद धरने पे बैठ के रो रहा है। राकेश टिकैत पहले सरकार की मीटिंग में शामिल होते थे, अब आप हैसियत उनकी पूछते हैं। वही जब किसान संगठनों की मीटिंग होती थी तो वो उसमें भी शामिल होते थे, अब आप उनकी हैसियत पूछते हैं। ठीक है डॉक्टर दयाशंकर, उनके रास्ते एकदम साफ हैं, आपका क्या है?
भले ही उनकी राह में लाखों रोड़े हों, वो कर लेंगे क्लियर। देखिए, हाँ। डॉक्टर साहब ने अभी बताया किसान आंदोलन के मुखिया टिकैत साहब को कि उनकी हैसियत क्या है। जब इतने बड़े किसान नेता की वो हैसियत बता रहे हैं तो आम किसान का ये लोग क्या करेंगे। कांटे निकाल सकते हैं ये लोग, लेकिन जनता की बात नहीं सुन सकते। अपने मन की बात सुना सकते हैं, देश के इतने बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, अपनी मन की बात, लेकिन कभी ये पब्लिक के मन की बात नहीं सुनते हैं। अपना अनाप शनाप जितने भी तौर तरीका है उनके ऊपर सख्ती के साथ पालन करवाते हैं। कभी उनके मन की बात आप लोग क्यों नहीं सुनते, जनता की मन की बात क्यों नहीं सुनते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कमी है मेरे पास। तो पश्चिम बंगाल में आज सितारे नजर आएंगे और एक तरफ आरोप ये भी लग रहा है कि सिर्फ बीजेपी सितारों के सहारे है, ममता बनर्जी अकेली। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एनडीए की पूरी कैबिनेट पश्चिम बंगाल में नजर आ रही है, साथ में प्रधानमंत्री मोदी भी। देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।